गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नितिन कुमार मंगल आप सभी बच्चों का वाइब्रेंट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं नितिन कुमार मंगल और मैंने अपनी एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर आईआईटी इंदौर से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने CSIR नेट विद रैंक 62 एंड गेट इन मैथमेटिक्स विद रैंक 125 ये 2 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद 2 PhD ऑफ़र भी है मेरे पास, एक अल्टू यूनिवर्सिटी फिनलैंड से और एक IIT इंदौर से। ठीक है, अब आगे की जो आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज है वो मैं ही कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे इसमें और आप लोग अपनी तैयारी आगे इसी तरीके से जारी रखेंगे। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका यूज़ हम देख लेते हैं अपनी रियल लाइफ में और हमारी जेई की प्रिपरेशन में, या फिर जेई की प्रिपरेशन के बाद यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो बच्चे कई पूछते हैं कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे क्या काम का है। अरे भैया, तुम्हारे सबसे बड़ा काम का तो ये है कि यदि तुमने इतनी अच्छी मेहनत की कि तुम्हारा सिलेक्शन जेई एडवांस में हो जाता है, तुमको IIT कॉलेज मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, और उसके बाद जब बीटेक 4th ईयर में आप यदि इंटरव्यू में बैठोगे तो आपसे पक्का एक ना एक क्वेश्चन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पूछा ही जाएगा। मतलब यदि आपको लाइफ में अच्छी जॉब चाहिए तो आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आना ही आना चाहिए। ठीक है, और जेई की प्रिपरेशन की बात करें कि उसमें सर कैसे यूज़फुल है, तो पहली बात तो 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से ही 1 या 2, काफ़ी बार देखा गया कि 2 क्वेश्चन या फिर एक तो पूछता है। एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस में भी पूछता है और एडवांस में भी 1 या 2। और इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज होगा अपने प्रोबेबिलिटी में। यदि आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हो तो 12th क्लास में जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों, आपने यदि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा तो तुम उसको छोड़ सकते हो। क्यों टाइम वेस्ट करना भैया। तो 11th के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का यूज़ 12th के प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा होगा। और प्रोबेबिलिटी के भी आप क्वेश्चन उठा के देख लेना हर साल के पेपर, तो आपको ये ऑब्जर्व होगा, आप ये देखेंगे कि सर 2 या 3, कई बार तो 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आए। तो एग्जैक्ट हम बात करें कि सर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से कितने क्वेश्चन बन गए, ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर को मिलाकर बन गए। इसका मतलब 20 मार्क्स का आपका मटेरियल तो इन एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी आसान है, वो तो आपको आती है भी है, 10th क्लास में आपने पढ़ाई है। ठीक है, अब बात आती है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है क्या, व्हाट इज़ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि सर मैं क्यों पढ़ूँ, मेरे क्या काम का। भैया, तुमको जॉब मिलेगी, 2 वक्त की रोटी मिलेगी तुमको इससे। ठीक है, यदि तुम IIT में चले जाते हो तो इसी से तुमको इसका यूज़ होगा जॉब पाने के लिए, तो इसलिए। और अभी यूज़ क्या होगा कि सर अभी 12th जब हम पढ़ेंगे तो 12th को पास करने के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा एक चैप्टर, तो वहाँ भी आपका यूज़ होगा। ठीक है, फिर जेई का पेपर दोगे तो उसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके के ये इसका यूज हो गया। अब बात आती है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है क्या, व्हाट इज़ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आपके पास 10 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं आपके पास, 10 लोग हैं। हम नाम दे देते हैं 10 लोगों को, A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि आपको इन 10 लोगों में से
दो लोग सेलेक्ट करने हैं, दो लोगों को सेलेक्ट करना है, केवल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, एक बच्चा बोलेगा कि सर आप A1 और A2 को सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि सर आप A1 A3 को सेलेक्ट कर लीजिए, अब कोई बोलेगा सर A1 A4 भी सेलेक्ट हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कॉम्बिनेशन मतलब एक कंबाइंड पार्ट, ठीक है, दो लोगों का एक ठीक है कॉम्बिनेशन बन रहा है। कितने सारे बन रहे हैं ऐसे, ये हो गए 10। अच्छा यही थोड़ी सेलेक्ट कर सकते हो, A2 A3 भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से ये भी कुछ ना कुछ होगा A2 A10 तक, ठीक है। अब आप तो इनको गिन रहे हो ना, आप इन सबको अलग अलग गिन रहे हो भैया, इसमें 10 केस, इसमें फिर 9 केसेस बन रहे हैं, अगले में 8 बनेंगे, लास्ट तक 1 जाएगा। तो आपको सम ऑफ दी नेचुरल नंबर्स अप टू n तो याद होगा, n इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो गया 55, ठीक है। तो ये तो आपने गिने। तो ऐसे मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 में से 3 पीपल लेने हैं, सेलेक्ट करने, तो क्या गिनने बैठोगे, क्या गिनने बैठोगे, फिर तो हो गया, फिर तो एक ही क्वेश्चन पूरे जेई के पेपर में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा तुमसे कि भैया 100 में से 3 लोगों को सिलेक्शन करना था कि सर हमने गिन के और उसको आंसर लिख दिया। तो नहीं, ये चीज़ हमको नहीं करनी है। इसी चीज़ को आसान बनाता है अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को अब हम आगे देखेंगे। चले देखिए, तो सबसे पहला हेडिंग लिखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अभी हम काउंट कर रहे थे, पर हमने अब इसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बना दिया, जिससे कि हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कुछ एक दो स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही, ठीक है। इतना लंबा हमको सारा गिनना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। सपोज करिए कोई एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, कोई एक पर्सन है और अब इसको एक कोई हॉल के अंदर ये बंद है, यहां पर 2 एग्जिट गेट्स हैं, ठीक है, 2 एग्जिट गेट है, ठीक है। इस पहले एग्जिट गेट में 3 डोर है, इसको हम 1 2 3 बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं 4 और 5, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मतलब ये होल है, होल के बाहर ये पहला गेट, फिर बाद में दूसरा गेट, ठीक है। इस गेट के पास 3 डोर है और यहाँ पे 2 डोर है। इस पर्सन को इस होल से बाहर जाना है, ठीक है। कमरा है कोई, उसके अंदर ये बंद था और यहाँ पर 3 डोर और यहाँ 2 डोर, अब इसको ओवरऑल बाहर जाना है। तो आप क्या क्या कह सकते हो कि सर पहले ये हो सकता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले डोर से बाहर चला जाए, तो यहाँ पहुँच गया ये, यहाँ पहुँचने के बाद फिर उसके बाद 2 कितने ऑप्शन है, 2, तो सर वो या तो 4 से बाहर चला जाए या गेट नंबर 5 से बाहर चला जाए। क्या ये बात समझ में आई? पहले फर्स्ट डोर से वो बाहर गया, फिर 4th से, या फिर फर्स्ट से या 5 से, या फिर क्या कर सकता था सर वो सेकंड डोर से बाहर चला जाए, 4 से बाहर चला जाए, या सेकंड से और 5 से, या फिर थर्ड से, 4 से और थर्ड से और 5 से। तो ओवरऑल बाहर चला गया भैया पर्सन। कितने तरीके हुए उस पर्सन के उस होल से बाहर जाने के? टोटल तरीके कितने दिखे आपको? गिन लो ना भाई, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितने वेज हो गए भैया? टोटल वेज हो गए आपके 6 वेज। टोटल कितने वेज हो गए? 6 वेज हो गए, ठीक है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से हम समझते हैं।
ये आपका पर्सन है, यहां पर 3 गेट है, और 2 गेट यहां पर है। अब बाहर जाना है उसको, ठीक है। अब या तो वो इधर बाहर जा सकता है या इधर बाहर जा सकता है, ठीक है। या तो इधर की साइड बाहर जा सकता है या इधर की साइड बाहर जा सकता है। तो तुम सीधा सीधा कह दोगे कि सर या तो वो इधर की साइड बाहर चला जाए इन 3 गेट से, या फिर इधर बाहर जाएगा तो 4th और 5th गेट का वो यूज कर सकता है। तो हाउ मेनी वेज, गिन लो भैया, 5 वेज। या तो वो पहला गेट चूज कर ले, या दूसरा कर ले, या तीसरा कर ले, या चौथा कर ले, या 5वां कर ले। कितने तरीके हो गए, 5 वेज। तो ध्यान से देखो, पर्सन हैव टू गो टू आउट फ्रॉम दी रूम, ठीक है। तो जब रूम से बाहर जाना है, टोटली बाहर जाना है, तो इस गेट को भी पार करना पड़ेगा, इस गेट को पार करना पड़ेगा। तो मतलब एक ये इवेंट भी अकर होना चाहिए, मतलब इस गेट से भी बाहर जाना चाहिए एंड इस गेट से भी बाहर जाना चाहिए। तो मतलब मैंने देखा जब एंड वर्ड यूज किया तो देखना ये कितने वेज थे, 3 और ये 2, तो 6 का मतलब क्या बोल पा रहे हो तुम, 3 × 2। तो जब मैंने एंड वर्ड किया यूज, तो मैंने क्या लगा दिया, दोनों वेज के अंदर मल्टीप्लाई, कि सर इस इवेंट के अकर होने की जो चांसेस थे वो 3 चांसेस थे, और इसके चांसेस थे 2 चांसेस। तो 3 × 2, क्यों, क्योंकि ये इवेंट भी अकर होना चाहिए, मतलब पर्सन इस गेट से भी बाहर जाना चाहिए एंड इस गेट से भी बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 × 2, पर यहां देखो, या तो इस गेट से बाहर जाए या इन गेट से बाहर जाए। तो जब मैंने और वर्ड यूज किया इंग्लिश में, और वर्ड, तो मैंने क्या लगाया, एडिशन। देखो 3 + 2 = 5। क्या ये बात समझ में आई कि कब हम एंड वर्ड यूज करेंगे और कब हम और वर्ड यूज करेंगे। एंड वर्ड आया तो हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, और वर्ड आया तो हम प्लस यूज करेंगे। देखो यही है पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि कब हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, कब हम एडिशन यूज करेंगे। जब एंड वर्ड यूज होगा तो मल्टीप्लाई यूज करेंगे, और वर्ड यूज होगा तो एडिशन यूज करेंगे। बस बच्चों को यही दिक्कत होती है कि मल्टीप्लाई और एडिशन में ही कंफ्यूज होते रहते हैं। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो एडिशन करके भाग जाते हैं, और एडिशन करना होता है तो मल्टीप्लाई करके भाग जाते हैं, तो आंसर फिर गलत आता है। तो बस इतना सा ही समझना है कि कब मल्टीप्लाई यूज करना है और कब एडिशन यूज करना है। देख लीजिए ध्यान से इसको। ठीक है, अब ये तो बात हुई 2 इवेंट की, मतलब देखो यहाँ पर तो केवल 2 ही चीजें थी ना, कि पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। इनके वेज कितने भी हो सकते हैं, या मान लीजिए n वेज या m वेज, तो आप डायरेक्ट कह दोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से nm। तो पर हम इसको एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं कि सर हाँ ठीक है ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लेट इवेंट A can occur in m ways and event B can occur in n ways. In n ways, then occurrence of event A and B both simultaneously in definite order इक्वल टू m n वेज। ये तो हमने पहले जो 2 इवेंट के लिए किया ना, वहाँ 3 वेज और 2 वेज वो गिन के बता दिया, पर
समझ में आपको आ गया होगा, जब ए एंड बी एंड वर्ड यूज कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली दोनों इवेंट अकर हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उनके वेज का। पर अभी इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। पर यहाँ देखो ये वर्ड, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, इनडेफिनेट ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज डेफिनेट ऑर्डर, ये भी बात समझनी पड़ेगी। तो पिछले क्वेश्चन से समझिए, देखिए ये पर्सन, पहले हम इस इवेंट को ए इवेंट बोल देते हैं कि भैया ये गेट को से बाहर जाए तो इसको इवेंट ए, और फिर ये इवेंट बी। तो मेरे को ये बताओ कि भैया पहले इस गेट से ही बाहर जाएगा ना, कि इससे चला जाएगा, पहले इससे बाहर जाएगा तभी तो इससे जा सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर फिक्स हो गया कि पहले इवेंट ए अकर होगा, देन आफ्टर दैट इवेंट बी अकर होगा। तो ये फिक्स है, पहले इवेंट ए देन इवेंट बी। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसके बजाय ऐसा भी हो सकता था कि सर पहले बी भी हो सकता था फिर ए भी हो सकता था, दो वेज हो जाते फिर, ठीक है। पहले इवेंट ए देन इवेंट बी, यहाँ फिक्स है। तो बस यही बात कर रहा है, इनडेफिनेट ऑर्डर का मतलब ये फिक्स है कि पहले इवेंट ए अकर होगा फिर इवेंट बी अकर होगा। ये क्वेश्चन को देखने से पता चल जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इवेंट बी अकर हो इवेंट ए, पर जो भी है वो एक ही वे है, पहले एक ही इवेंट होगा, वो फिक्स है। मतलब आपको दिख जाएगा कि पहले इवेंट ये वाला अकर होगा, ठीक बात है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए इवेंट ए, हम मान रहे हैं पहले इवेंट ए अकर हो रहा होगा। तो इवेंट ए के अकर होने की क्या क्या वेज है, कितने वेज है, एम वेज। तो एम वेज को हम बोल दे रहे हैं, जैसे हमने वहां बोला था ना कि 1 2 3, ठीक है, 3 वेज। तो नाम दे दिया था भाई पहला वेज, दूसरा वेज और तीसरा वेज। हम यहाँ भी बोल दे रहे हैं कि सपोज करिए ए इवेंट M1 वेज से हो रहा होगा। M1 कोई तरीका है काम करने का, तो M1 तरीके से वो काम हो रहा होगा इवेंट ए का, या फिर M2 से हो रहा होगा, या M3 से हो रहा होगा, या M4 से हो रहा होगा। इसी तरीके से हमने कितने वेज लिए हैं, M वेज। तो इसको ऐसा करिए M हो जाएगा, तो इसको नाम दूसरा दे दीजिए, ऐसा करिए इसको U1 U2 U3 U4 और UM नाम दे दीजिए, ठीक है भैया। ए इवेंट U1 वे से हो सकता है, U2 सिंगल वे है, U1 तो हमने नाम दिया है कि U1 कोई तरीका है काम करने का, मतलब जैसे कोई मशीन है तो U1 मशीन नाम दे दी हमने। ए इवेंट है और वो U1 मशीन से हो सकती है, वे एक ही है, U1 वेज नहीं है, एक ही वे है, U1 नाम है मशीन का। तो सपोज करिए U1 मशीन से ए जो है इंजन चल रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ए इवेंट डन, इवेंट ए हैज डन। अब बात आती है इवेंट बी की, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी बोथ साइमल्टेनियसली इन डेफिनेट ऑर्डर। पहले ए इवेंट हो गया, अब बात आती है इवेंट बी की, ठीक है। तो इवेंट बी के पास कितने ऑप्शन है, एन वेज है। तो वही अब इवेंट बी हम बोल दे रहे हैं कि भैया वो V1 मशीन से हो जाए, या फिर V2 मशीन से हो जाए, या V3 से हो जाए। इवेंट ए तो अपना U1 से हुआ है, पर इवेंट बी की हम बातें कर रहे हैं ना। अब आती है बात Vn, तो ये हो गया इवेंट बी हैज डन बाय V1 V2 अप टू Vn वेज, ठीक है। इसी तरीके से जब इवेंट ए U2 से होगा तब भी तो ऐसा कर सकते थे कि नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है इवेंट ए जो है वो U1 से ही हो, नहीं। ये लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से चलता जाएगा U3 U4 UM के लिए। तो क्या क्या वेज हुए लिख लीजिए इसको अलग से। ए मशीन U1 से चले, बी V1 से चले, ए U2 से चले, बी V2 से चले, ए U3 से चले, बी V3 से चले, ए UM से चले, सॉरी ओहो U1 वाला लिखते हैं ना पहले, सॉरी U1 वेज के हम सारे लिख लेते हैं पहले, U1 V2 अप टू U1 Vn,
ठीक है। इसी तरीके से U2 के लिए लिख लेते हैं, U2 V1, U2 V2, U2 Vn, ठीक है, चलता जाएगा। इसी को हम UM के लिए लिख लेते हैं, UM V1, UM V2 अप टू UM Vn, ठीक है। अब गिन लीजिए, गिनना तो आता ही होगा भाई, कितने वे हो गए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 अप टू n, हाउ मैनी वेज, n वेज, ठीक है, n वेज प्लस इस तरीके के कितने वेज बनेंगे, ये भी n वेज बन रहे हैं, तो n वेज प्लस अगले वाले में देखोगे वहां भी n वेज, तो हाउ मेनी टाइम्स ऐड होंगे ये, तो दिख रहा होगा mn वेज। हाउ मेनी वेज आर देयर, mn ways. If event A can occur in m ways and event B can occur in n ways, then occurrence of event A and B simultaneously in definite order. ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट ऑर्डर, कि जब हमको पता हो पहले ए अकर होगा फिर बी अकर होगा तब ऐसा होगा एम एन वेज, ठीक है। ये बात हो गई, देख लीजिए इसको एक बार, हाउ मेनी वेज आर देयर, एम एन वेज, मतलब वही देखिए हमने वेज का मल्टीप्लिकेशन करा दिया जब हमने एंड वर्ड यूज किया है, ठीक है, देख लीजिए। चलें आगे। अब देखिए ये तो बात हो गई डेफिनेट ऑर्डर की, तो ये डाउट भी तो आएगा ना कि सर जब इन एनी ऑर्डर होगा तो क्या होगा, इन एनी ऑर्डर का आंसर, इन एनी ऑर्डर, तो इन एनी ऑर्डर है तो आप बोलोगे कि सर पहले ए हो जाए फिर बी हो, ए हो एंड देन बी हो, या क्या बोल रहे हो, या और, या फिर ऐसा हो सकता है पहले इवेंट बी हो फिर ए हो, ठीक है। तो इवेंट ए के अक्रेंस के कितने वेज थे, एम वेज, और एन के एन वेज, प्लस बी के कितने वेज, एन वेज, और ए के एम वेज, तो टोटल कितना हो गया भाई, 2mn वेज। How many ways are there, 2mn ways if a and b can occur in any order और in definite order का mn ways, ठीक है। अब आती बात, हम इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं कि सर 2 ही इवेंट के लिए क्यों, पहले 3 के लिए भी कर सकते हो, 4 के लिए भी कर सकते हो, n इवेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, पहले हम 3 का देख लेते हैं। हाँ, तो लेट event can occur in m ways, event B, event A लिखना था, event B can occur in n ways and event C can occur in P ways, ठीक है। Then occurrence of A, B and C simultaneously in definite order, in definite order। तो आंसर तो सबको पता चल ही गया होगा कि सर तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, एम एन पी,
m इंटू n इंटू पी वेज। आंसर तो पता चल गया, पर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। चलें आगे देखें। ये इतना तो देख लीजिए आप, 3 इवेंट्स के बात कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, जब एंड वर्ड यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही होगा। चले तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? तो वही हम ए इवेंट लेकर चलते हैं। ए इवेंट U1 U2 U3 UN। ठीक है, अब मेरे को बात बताइए, मैंने इवेंट ए तो अलग ले लिया, अब इवेंट बी एंड सी के अक्रेंस की कितने वेज हैं? बी एंड सी के अक्रेंस के वेज कितने हैं? 2 इवेंट का तो बताया था ना यार पिछली बार ट्री डायग्राम से पूरा करके, तो सर उनके वेज को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया था? ये एन ही माना था या एम माना था? यस एम माना था, तो इसको एम लिखिए, एम वेज। ठीक है, ये हो गया यू एम तक। हाँ, तो बी एंड सी के अक्रेंस के वेज सर एन पी वेज होंगे, एन पी वेज। तो यहाँ पे एन पी बनेगा एन पी टाइम्स, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं एन पी वेज। यहाँ भी लिख देते हैं एन पी वेज। नाम देना चाहो तो नाम दे दो, W1 W2 अप टू WNP वेज। वैसे ज़रूरत नहीं है ट्री डायग्राम से समझने की, आपको तो ऑब्जर्व हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, वहाँ पर जब एम वेज थे तो जो U1 था, देखना ट्री डायग्राम में देखना, U1 कितनी टाइम ऐड हो गया होगा? n टाइम्स। तो यहाँ पर जो U1 है वो कितनी बार ऐड होगा? NP टाइम्स। तो NP बार आ जाएगा, NP एक एक वेज है ना, प्लस NP प्लस NP कितने टाइम्स आएगा? M टाइम्स। तो क्या आंसर हो गया? MNP वेज। ये तो जब हुआ जब डेफिनेट ऑर्डर था। ठीक है, अब आती है बात इन एनी ऑर्डर की। इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर बनाओ, ऑर्डर बनाओ, क्या क्या बन सकते हैं। पहले मैं गिन के बताता हूँ, फिर बाद में तरीके से बताऊंगा, है ना। तो पहला तो यही कि सर पहले ए फिर बी फिर सी, या फिर ए सी बी प्लस बी ए सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी प्लस सी बी ए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हर बार कितने वेज आएंगे? MNP वेज। तो क्या आंसर हो जाएगा? 6 MNP। ये तो हमने गिन लिया। अब इवेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो गिनने थोड़ी ना बैठेंगे भाई, देखो ध्यान से। अब हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, तीन इवेंट है हमारे पास ABC। ठीक है, ABC। सबसे पहले कोई ना कोई इवेंट तो होगा ही भाई, A होगा या B होगा या C होगा। तो सबसे पहले इवेंट कराने के कितने वेज है आपके पास? स्टार्टिंग में जब आप वर्क स्टार्ट करोगे तो कितने तरीके से आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो कि सर या तो मैं A वर्क स्टार्ट कर दूं, या B स्टार्ट कर दूं, या C स्टार्ट कर दूं। तो हाउ मेनी वेज आर देयर? 3। कितने वेज है स्टार्टिंग में आपके पास? 3 तरीके से मैं वर्क को स्टार्ट कर सकता हूं, या तो A या B या C। ठीक है, अब आता है बात दूसरा। अब एक वर्क डन, खत्म, एक काम हो चुका, एक इवेंट डन हो गया ABC में से। अब बचे कितने इवेंट? 2। तो सेकेंड टाइम पे कितने तरीके से इवेंट कर सकता हूँ? 2 तरीके से। या फिर अगले बार एक बचा, अगला बार कर दीजिए। तो क्या आ गया यहाँ से?
मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6, देखिए यहाँ 6 है। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई भाई? ये बात समझ में आ गई या नहीं? जब 3 इवेंट्स की बात है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इवेंट स्टार्टिंग में जब वर्क स्टार्ट किया तो 3 तरीके से वर्क स्टार्ट कर सकते थे कि या तो इवेंट ए स्टार्ट कर सकते थे या इवेंट बी या सी, 3 तरीके। एक इवेंट हो चुका, अब बचे 2 इवेंट, 2 इवेंट बचे, उस तो अगली बार जब आप चालू करोगे काम तो 2 तरीके से कर सकते हो। फिर 2 खत्म, 1 बचा तो इनटू। ये बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, अब इसी को हम जनरलाइज करते हैं एन वेज के लिए। एन वेज के लिए हम इसको जनरलाइज करते हैं, एन इवेंट्स के लिए जनरलाइज करते हैं। लेट इवेंट A1 कैन occur in M ways, M1 ways लिखिए। A2 can occur in M2 ways, AN can occur in MN ways, then occurrence of A1 A2 up to AN simultaneously in definite order। अब तो बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, तुम बता सकते हो अब तो भाई M1 M2 अप टू MN मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा वेज। ठीक है, अब आती है बात इन एनी ऑर्डर की। इन एनी ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए, अब वही हम गिनने थोड़ी ना बैठेंगे भैया, गिनने में बैठोगे तो हो गया फिर तो काम ही। वही आपके पास एन इवेंट्स हैं, एन इवेंट्स हैं, एक सेकेंड, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर? एन इवेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इवेंट को करने के कितने तरीके, आपको कौन सा इवेंट कर सकते हो? A1 कर सकते हो या A2 कर सकते हो या A3 या A4, कितने तरीके? N। एक इवेंट खत्म, अब कितने बचे? N-1। अगले बार बचा N-2, फिर बचा N-3। लास्ट में जब देखोगे N में से N-1 इवेंट खत्म हो जाएंगे, लास्ट वाला एक ही बचेगा तो उसको लिख देंगे 1 और सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये? N इंटू N-1 अप टू 1 इंटू में सब बार जो करोगे आप, इवेंट्स भी तो करने हैं ना, उनके अलग अलग अपने अपने तरीके, M1 M2 अप टू MN वेज, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये लिखो। अब इसकी चीज़ यहाँ पे देखिए, एक बात लिखी अपन ने, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। N इंटू N-1 N-2 अप टू 1 क्या होता है? ओके, अपन ने यहाँ पे लिखा था ना N इंटू N-1 इंटू N-2 अप टू 1,
इसको मैथमेटिक्स की भाषा में बोला जाता है n फैक्टोरियल। क्या बोला जाता है? n फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब कभी भी आपको n फैक्टोरियल दिखे तो उसको क्या बोलोगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, या फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1, ऐसा बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर भी कुछ एक दो बातें और देख लेते हैं। देखिए, यदि आपको n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखना है तो क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल तो आपने लिख लिया, 1 इंटू 2 इंटू अप टू n, तो ध्यान से देखोगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 2 अप टू n माइनस 1, ओबियस है। n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखना चाहोगे तो क्या है भाई उसमें? 1 इंटू 2 अप टू n माइनस 2। तो यहाँ से एक चीज़ और लिखनी है मेरे को कि n फैक्टोरियल को मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, n इंटू 1 से n माइनस 1 क्या हो गया? 1 2 अप टू n माइनस 1, उसको अपन लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो कई कई जगह पर क्या होगा ना, अपन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, या फिर कई कई जगह पर ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। तो इस फॉर्मूले को एक और चीज़ करके लिख सकते हो ना आप, सर n फैक्टोरियल इंटू m1 m2 अप टू mn वेज। ये इन एनी ऑर्डर का आंसर हो गया, और इनडेफिनेट ऑर्डर का आंसर तो अपन ऊपर लिख चुके हैं, m1 m2 अप टू mn वेज। देख लीजिए, चले अब आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक क्वेश्चन ना करें, थ्योरी पढ़ने से थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे ना, तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमको। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले। ये टाउन ए है, टाउन बी है, और ये टाउन सी है। ठीक है, टाउन ए से भी आपको जाने के एक तो 3 बसेज है और 2 ट्रेन और 4 एरोप्लेन। ठीक है, और बी से सी जाने के लिए 5 बस, 4 ट्रेन और 3 एरोप्लेन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पर्सन ट्रेवल from A to C via town B पहला by any transportation और दूसरा क्या कह रहा है? बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बाय एनी ट्रांसपोर्टेशन और बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन। आपको ए से सी जाना है वाया बी। ठीक है, तो आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है।
बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो क्या कह रहा है ये? पहला, बाई एनी ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो कितना आसान, आप सोच नहीं सकते इतना आसान हो जाएगा। तो ए से बी जाने के कितने तरीके हैं भैया? आपको बी पर भी जाना पड़ेगा और फिर बाद में सी पर भी जाना पड़ेगा, तभी तो आप ए से सी पहुंचोगे वाया बी। ऐसा थोड़ी है हवा से सीधा सी, नहीं, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा वाया टाउन बी। तो ए से बी जाने के कितने तरीके हैं? ये डिफरेंट है, सारी बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन सब डिफरेंट है। तो 3 5 4 9 वेज है आपको ए से बी जाने के, एंड बी टू सी जाने के 12 वेज, 108। पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया भैया 108 वेज। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन। तो बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया कि सर यदि आप ए से बी बस से चले गए तो फिर बी से सी आप ट्रेन से जाओगे या एरोप्लेन से जाओगे, और यदि आप ए टू बी ट्रेन से चले गए तो बी टू सी बस से या एरोप्लेन से जाओगे, और यदि आप ए टू बी एरोप्लेन से चले गए तो बी टू सी या तो बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे। तो मान के चल लेते हैं कि सर हम सबसे पहले बस से गए, तो कितने बस से जाने के कितने तरीके? 3। तो अब बी से सी जाने के कितने तरीके बचे? हाउ मेनी वेज आर देयर टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी? सर 7 वेज, प्लस ए टू बी यदि मैं ट्रेन से गया, या तो मैं बस से जाऊं या मैं ट्रेन से जाऊं, या फिर अगला देखो ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। प्लस एरोप्लेन के 4 वेज इंटू 4 और 5 9, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। 21 प्लस 16 प्लस 36, तो कितना हो गया ये? 36 16 52, 52 और 21 73 वेज। ठीक है, अभी ऐसा कोई दिमाग में नहीं आ रहा ना किसी के कि सर ए से बी देन बी से, नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। ठीक है, या फिर किसी के ऐसे थोड़ी दिमाग में आ रहा है सर ए टू सी देन बी फिर सी, नहीं, ये डेफिनेट ऑर्डर है, ये है डेफिनेट ऑर्डर। तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कब तो डेफिनेट ऑर्डर होता है, कब इनडेफिनेट ऑर्डर होता है। ठीक है, नहीं, कब डेफिनेट और कब एनी वेज का क्वेश्चन होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, ये कोई एक सिनेमा हॉल है, इसमें 5 डिफरेंट गेट्स हैं, D1 D2 D3 D4 D5। ठीक है, क्वेश्चन है ही कैन, कोई पर्सन है तो उसको ही बोल दिया, ही कैन एंटर एंड लीव सिनेमा हॉल बाय डिफरेंट गेट्स। दूसरा है बाय एनी डोर, लिख लीजिए उसको, बाय डिफरेंट डोर और बाय एनी डोर। तीसरा है एंटर बाय D1 D2 D3
and live by D4 D5. ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले। कोई सिनेमा हॉल है, उसमें ये 5 गेट है, इसको गेट मत बोल देना, ये तो वो स्क्रीन लगी हुई है एक तरह से, गेट तो ये है आपके 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ही कैन एंटर एंड लीव बाई डिफरेंट डोर्स। ठीक है, दूसरा बोल रहा है बाई एनी डोर, तीसरा बोल रहा है एंटर बाई D1 D2 D3 एंड लीव बाई D4 D5। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, वो बोल रहा है कि डिफरेंट डोर से एंटर करे और लीव करे, मतलब यदि D1 से वो एंटर कर गया, यदि वो D1 से एंटर कर गया तो वो D1 से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पहले एंटर करेगा, तो एंटर करने के लिए उसके पास कितने डोर है? सर इन 5 में से किसी भी डोर से एंटर कर सकता है। तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू एंटर इन द सिनेमा हॉल? 5 वे। अब एक डोर मैंने यूज़ किया, एक ही डोर यूज़ किया है 5 में से, तो एक डोर ख़त्म, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हाउ मेनी डोर्स आर देयर फॉर लीव द सिनेमा हॉल? 4 वेज। 20 आंसर। अब बोल रहा है अगला कि कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिससे एंटर कर रहे हो सिनेमा हॉल में उसी से बाहर भी आ सकते हो, कोई ऐसा आपत्तिजनक बात नहीं है। तो 5 तरीके से मैं घुसूंगा अंदर और 5 से बाहर आ सकता हूँ, तो 25। तीसरा, ये तो खुद ही बोल रहा है कि 3 वेज तो अंदर जाने के और 2 तरीके बाहर आने के। ये हो गया, डन। देखिए कितना आसान है, बताइए। पीएनसी है कोई पीएनसी से ज़्यादा आसान? ठीक है भाई, चले भाई आगे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 true false questions how many sequences of answers, how many sequences of answers are possible? साथ में लिख देता हूँ मैं सारे क्वेश्चन ना। थ्री डिजिट numbers using the digits using the digits 1 2 3 4 5 without repetition, without repetition। ये तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, और दूसरा क्या लिख लीजिए इसी में,
0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखें। 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर अवेलेबल। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा भैया, मतलब 10 जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि कोई स्किप भी किया जा सकता है, नहीं, वो स्किप करने को देगा तो वो लिखेगा। ठीक है, यहाँ सब करने हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन पे चलिए, जो 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ना, उन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन तुमको मार्क करना ही करना है। तो भैया तुम्हारे पास क्या क्या चॉइसेस है उसको मार्क करने की, या तो ट्रू मार्क कर दो या फॉल्स मार्क कर दो। तो कितने तरीके से मार्क किया जा सकता है? 2 वेज। दूसरे क्वेश्चन पे चलोगे तो भी 2 वेज, तीसरे पे चलोगे तो भी 2 वेज। हर क्वेश्चन को आप 2 तरीके से मार्क कर सकते हो। तो 2 की पावर 10 आंसर है क्या? कितना आसान, कितना आसान है भाई, बताइए। देखिए पीएनसी क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिखेंगे पर आंसर एक ही लाइन में आएगा, यही खूबसूरती है देखिए पीएनसी की। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? 3 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट्स यूज करनी है 1 2 3 4 5। तो क्या करिए, एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें आपके पास 3 जगह हों। ये 3 जगह वाला आपने बॉक्स बना लिया। ठीक है, पहली डिजिट हम भरते हैं। कितने तरीके हैं आपके पास पहला डिजिट भरने के लिए? भैया 1 2 3 4 5 में से कोई एक भर सकते हो, तो 5 तरीके से मैं ये चीज़ जगह को फिल कर सकता हूँ। तो सपोज करिए मैंने एक यूज़ कर लिया इसमें से, जैसे मान लीजिए सपोज करिए 1 यूज़ कर लिया, तो क्या अब 1 यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि बोला है विदाउट रिपीटेशन, मतलब डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगले बॉक्स को भरने के तरीके 4, अगले को 3। तो क्या आंसर आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो सबको, 60 आंसर पहले का, तो इसका पहले का। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है 0 1 2 3 4 को यूज करते हुए आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहले स्थान को भरने के कितने तरीके हैं? कोई बोले 5, तो भैया 5 तरीके। यदि तुमने 0 भर दिया तो, यदि इफ यू फिल दी 0 इन द फर्स्ट प्लेस देन इट विल बी 2 डिजिट नंबर, नॉट ए 3 डिजिट नंबर। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो भाई 0 वे नहीं है, 0 नहीं भरा जा सकता। तो कितने तरीके हैं पहले प्लेस को भरने के? कि सर यस 4 ही तरीके हो गए अब तो। ठीक है, अब 4 में से मतलब 1 2 3 4 में से कुछ भरा होगा। सपोज करिए 2 ही आपने फिल किया, 2 ही फिल किया, तो अब आपके पास 1 3 4, 0 कहाँ भरा था? तो 0 भी तो आ गया ना वापस। तो 1 3 4 0 वापस, अगेन यू हैव 4 चॉइसेस। फिर अब 1 3 4 0 में से एक खत्म, तो 3 ही चॉइस बची, 48। एक और तरीका कि सर गलती से हमने भर दिया, मान लीजिए 0 स्टार्टिंग पर, 0 स्टार्टिंग पे भर दिया समझ, पर फिक्स है, मेरे को पता चल गया 0 भैया मैंने 0 भर दिया था। ठीक है, तो 0 यहाँ फिक्स हो गया। तो फिर यहाँ भरोगे आप 4 तरीके से और इस जगह को 3 तरीके से। ठीक है, टोटल नंबर कितने थे? 60। तो 60 नंबर्स में से वो 12 नंबर माइनस कर दो जो 2 डिजिट रह गए थे, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, 48। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो कि पहले विदाउट एनी कंडीशन लेकर फिर जो गलती होने के चांसेस थे वो माइनस कर दिया, या फिर डायरेक्ट आपने लिया ही नहीं। तो दोनों ही तरीके हैं करने के। ठीक है भाई, दोनों ही तरीके हैं करने के। वो दोनों ही आपको आने चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चले आगे, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
7 flags of different color, 7 flags of different color, number of different signal, number of different signals that can be transmitted by the use two flags one above the other, one above the other. अगला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स complete in a swimming race in how many ways, in how many ways can they occupy the first 3 positions? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और है आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन 7 कलर के आपके पास झंडे हैं, ओके, और 2 फ्लैग यूज़ करके आपको कोई सिग्नल बनाना है। तो भैया सीधी सी बात है ना भैया, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो, वन अबव दी अदर करके, है ना, ठीक है, वन अबव दी अदर बना देंगे हमारे क्या। सपोज करिए नीचे का हम फ्लैग चूज कर रहे हैं, तो कितने तरीके से चूज़ कर सकते हो भैया? 7 ही तरीके हैं आपके पास, 7 कलर के झंडे हैं। ऊपर वाला 6 तरीके से, 7 × 6 = 42 आंसर। तो 42 इस तरीके से आपके पास क्या होंगे? सिग्नल्स होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट कंप्लीट इन ए स्विमिंग रेस इन हाउ मेनी वेज कैन दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट 3 पोजीशन। तो पहली 3 पोजीशन ले लेते हैं हम, 1 2, ठीक है, 3 पोजीशन हो गई। पहली पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के कितने तरीके, कितने स्टूडेंट है? 10 ही तो है यार। अगले को ऑक्यूपाई करने के 9 वेज, अगले को ऑक्यूपाई करने के 8 वेज। तो 7 20 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो, उसका तरीका भी पूछने का इम्पोर्टेंट है। द नंबर ऑफ words using
द लेटर ऑफ टफ ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी में, एंड फाइंड ऑल्सो द रैंक ऑफ टफ if we arrange words according to dictionary, according to dictionary। ठीक है, देख लेते हैं इसको जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और करके कंप्लीट करेंगे। टफ वर्ड के लेटर्स को यूज करके हमको वर्ड्स बनाने हैं, 5 लेटर वर्ड ही बनाना है ना, वो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, 5 लेटर, द नंबर ऑफ वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो। नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड, ठीक है। तो टफ के अंदर देखिए लेटर क्या क्या है, पांच ही तो लेटर है और 5 लेटर वर्ड आपको बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन को भरने के कितने तरीके भैया, 5 में से कोई एक ले लो, फिर अगले को 4, उसके अगले को 3, उसके अगले को 2, उसके अगले को 1, सबको मल्टीप्लाई करा दो, 120 तो टोटल नंबर हो गए। कि जब टफ के वर्ड्स को, टफ के लेटर्स को यूज़ करके मेरी वर्ड बनाना चाहूँ तो हमारे पास 120 वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, अब जो टोटल वर्ड्स 120 है उनमें हमारे पास टफ की रैंक क्या होगी, ये अगला क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में पूछा भी जाता है कई बार। ठीक है, टफ वर्ड की रैंक क्या होगी, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको 2 तरीके में बताऊंगा, एक तो अपना जनरल वे और एक अपना शॉर्ट ट्रिक। तो पहला हम वे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कैसे हम सोल्व करेंगे। चलिए, किसी भी पर्सन की यदि आपको कोई भी एग्जाम में रैंक बतानी है, सपोज करिए उसकी रैंक 101 आती है, तो आप यही कहोगे ना कि सर उसके पहले 100 बच्चे थे तब जाके उसकी रैंक 101 हुई है, उसके पहले उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे 100 बच्चे थे तब उसकी रैंक 101 हुई। ठीक है, तो हम यही करेंगे कि टफ के पहले कितने वर्ड आ चुके। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे, तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आता है, इन वर्ड्स में से, इन लेटर्स में से जी आता है। तो जी से बनने वाले सारे लेटर्स, जी से बनने वाले सारे वर्ड इसके पहले आ जाएंगे। किसके पहले, टफ के पहले। तो जी से बनने वाले कितने वर्ड, अरे भैया पहली पोजीशन फिक्स हो गई जी, एक ही वे, बाकी की जगह बचे कितने लेटर, 4, 3, 2 और 1, कितना आ गया 24। इसके बाद एच से बनने वाले सारे वर्ड्स आएंगे, वो भी सर 24 ही तो होंगे। इसी तरीके से बॉक्स बना लो, 4, 3, 2, 1 सबको मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी आपके पास 24 ही वर्ड होंगे। ओ इसके बाद ओ वाले, वो भी आपके पास 24 ही होंगे। अब आ जाता है टी। ठीक है, अब आती है बारी टी की, टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड। तो टी से भी स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में अब कौन वर्ड आएंगे, जो इसके बाद टी के बाद जी हो। डिक्शनरी में आप देख लेना कभी वर्ड्स को, तो जी के बाद जी से स्टार्ट होने वाले, फिर कि सर ये तो 3, 2 और 1, कितना हो गया ये 6,
इसके बाद एच, एच से स्टार्ट होने वाले, टी एच से स्टार्ट होने वाले, ये भी 6 हो गए। अब टी ओ, सही कर रहे हैं ना, जी एच हो गया, जी हो गया, टी ओ। अब इसमें भी वो वर्ड्स जो जी से स्टार्ट हो तो वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। क्यों सर, यू एच एच यू है ना, एच यू यू एच। उसके बाद टी ओ, एच से स्टार्ट होने वाले वो भी 2 होंगे, टी ओ यू। उसके बाद जी और एच। अब आया है वर्ड अपना, तो सबको ऐड कर दो ना भैया। इस वर्ड के पहले इतने नंबर थे, 24 थी, 24, हाँ 24 24 24 72 72 और 6 78 80, कितने हो गए, 84 84 और 2 86 88 88 जो नंबर है वो टफ के पहले आ चुके, तो इसकी रैंक क्या होगी, 89th विल बी द रैंक ऑफ टफ, ठीक है। 89 विल बी द रैंक ऑफ टफ। अब आती है बात इसके शॉर्ट ट्रिक की, देखिएगा ध्यान से। नंबर एक सेकेंड, हाँ टी ओ यू जी एच, ठीक है भाई। अब मेरे को बताइए डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आता है, जी आता है ना इन लेटर्स में से, तो उसको नंबरिंग कर दो 1। एच आता है अगले बार 2 3 और 4 और ये 5, ये तो मैंने नंबरिंग कर दी, ये हो गई इनकी नंबरिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अब एक बात बताइए कि 4 से छोटे इधर की साइड, राइट साइड, 4 से छोटे राइट साइड में कितने, 3 1 2 3, 3 से छोटे 2, 5 से छोटे 2, 1 से छोटा 0, 2 से भी छोटा कोई भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ 0 है, मतलब यहाँ कुछ भी हो, पर हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, राइट टू लेफ्ट आना है हमको, ठीक है। 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हुए यहाँ कुछ भी हो, ऐसा नहीं सोचना कि सर यहाँ 0 है इसलिए 0 फैक्टोरियल, नहीं, यहाँ कुछ भी हो 0 फैक्टोरियल आएगा। 0 से बढ़ते हुए क्रम में चलना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, सबको ऐड कर दो, 72, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 72 प्लस 12 प्लस 4, ये कितना आ गया, 88, और 1 ऐड कर लो इसमें, तो कितनी रैंक आ गई, 89th रैंक, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यदि आपके नाम में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो आप अपने नाम का ही रैंक निकाल लीजिए, या फिर आप इसको चेंज करके आप ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पर वर्ड चेंज करके, जब पर लेटर रिपीट ना हो, ठीक है, इसको चेंज करके आप लिख लीजिएगा नाइफ। इस वर्ड की आप रैंक निकाल लीजिएगा दोनों तरीक़ों से, ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर कंप्लीट डन करेंगे। फोर लेटर word using only the letters from the word daughter if each word is to include G, is to include Z,
ठीक है। ठीक है, चले देखते हैं इसको भी। अब क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहा है, आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है इन लेटर्स का यूज करके, डॉटर के जो लेटर्स हैं उनका यूज करके, और हर वर्ड क्या इंक्लूड करना चाहिए, कम से कम जी तो होना ही चाहिए हर वर्ड में। ठीक है, कंडीशन दे दी। तो आप देख पा रहे हैं कि सर 4 लेटर वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड। ठीक है, तो जी आना ही आना चाहिए। तो जी आना तो चाहिए, पर कहाँ कहाँ आ सकता है? जी आना चाहिए, मैंने माना, पर कहाँ कहाँ आ सकता है? तो ये देखो पहले कि कौन कम है, वर्ड कम है या जगह कम है, लेटर कम है या जगह कम है? तो लेटर कम है, एक ही लेटर है पर जगह हमारे पास 4 है। तो पहले उसको भर दो। तो कितने तरीके से भरोगे? 4 वेज, 4G ऐसे लिख के भी रखना जिससे ध्यान रहे। तो हमने 4 में से एक प्लेस भर दी, मान लीजिए यहाँ ही भरा है मैंने, मेरे को नहीं पता पर मैंने यहाँ भर दिया। अब बची 3 जगह, और आपके पास जी तो भरा जा चुका है, 1 2 3 4 5 6 बचे। तो बाकी बची जगह को 6 तरीके से फिल कर सकते हो, 5 तरीके से, 4 तरीके से। ये बात समझ में आई? तो सबको मल्टीप्लाई करा दो इंटू 4। ये था टू फिल दी जी, और यहाँ इसके नीचे लिखिए टू फिल अदर 3 लेटर, अदर 3 लेटर। ठीक, कितना आंसर आ रहा है ये? 5 4 चौक 16 5 80, 480, 480 आंसर आ रहा है। एक सेकेंड, ओ यू रह गया, सॉरी, वर्ड में ही यू रह गया, फिर तो गलत होना ही था ना। कितना? 3 3 6 2 8, तो इसको 7 तरीके से भर सकते हैं। सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, तो आंसर बदल जाएगा अपना 4 5 20, 840। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ऐसा करिए, टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन। अब उसमें से वो लेटर्स, वो वर्ड हटा दो जिसमें जी ना हो। जब जी नहीं है तो हम 7 तरीके से पहली प्लेस को, दूसरे को 6 तरीके से, तीसरी को 5 तरीके से, और अगली को 4 तरीके से। ठीक है, ये डन। 2 तरीके से कर सकते हैं, इसका भी आंसर 840 ही आएगा। तो पीएनसी में यही है, एक क्वेश्चन को हम भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही तरीका है, सोचने के तरीके हैं। ठीक है, जिससे कि चीज़ें बदलती जाती हैं। आंसर नहीं बदलेगा, एक्सप्रेशन बदलता है, आंसर नहीं बदलता है। ठीक है, तो अब आप DPP 1 स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके बाय, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक।